हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 18 सितंबर की पीआईबी की डेली समरी। समरी स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डेटा, कोटेशन, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करनी होती है। यही डेटा यदि आप पीआईबी का रेफरेंस देख के शो करते हैं तो वहीं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम हो जाता है। चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे आप आरबीआई, गेट बी की बात करें, नाबार्ड और इवन सभी बड़े बड़े जितने भी एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव होते जा रहे हैं। उस कंडीशन में एक ऑथेंटिक सोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिसका डेटा आप अपने डिस्क्रिप्टिव में यूज़ कर सकें। इसीलिए पीआईबी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें जो भी डेटा बताया जाता है उसका रेफरेंस देके आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा और डेली बेसिस पर देखिएगा, ताकि आपकी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी अच्छी हो सके, प्लस आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे से लगा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पीआईबी की समरी। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या है पूरा आर्टिकल वो हम देखेंगे। Low carbon innovative technologies are helping India progress toward net zero goal, assisting attaining COP26 goal for the country while facilitating Atmanirbhar Bharat Abhiyan by meeting 20% petrol requirement from ethanol। देखो एक्चुअली क्या है कि COP26 में जो टारगेट फिक्स किए गए थे, पंचामृत की बात जो बार बार की जाती है, उन्हें अचीव करना है। ठीक है, उसी के प्रति एक कदम ये है कि यहाँ पर जो पेट्रोल होता है उसमें आपका इथेनॉल की रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल में कुछ परसेंट इथेनॉल को मिलाया जाएगा जिससे इन्वायरमेंट को अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से वो मैं आगे यहाँ पर बताऊँगी। अचीवमेंट ऑफ E10, ई यानी कि इथेनॉल। ठीक है, E10 has already resulted in additional revenue of about 18,000 crore in the revenue of sugar mills, which will exceed by 35,000 crore on achievement of E20 blending with petrol by 2025। इथेनॉल जो है 10% अभी तक यूज़ किया जा रहा था पेट्रोल में, जिसे 18,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है शुगर मिल में। ठीक है, इसी को अब यहाँ पर 20% करने की जो है टारगेट स्टार्ट कर दिया गया है। बाय 2025 तक ये टारगेट अगर अचीव कर लिया जाता है तो यही रेवेन्यू एक्सीड होकर 35,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। प्लस ये E10 E20 की जो बात की जा रही है वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, E10 का टारगेट ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है और E20 के लिए यहाँ पर अब टारगेट फिक्स किया गया है 2025 का, जिसके लिए सारे ये जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। This would also save foreign exchange for the country worth about 30,000 crore per annum. India has taken great stride in achieving 10% ethanol blending in petrol E10, 5 months ahead of the target under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. By on this success, India is on course to achieve E20 by the year 2025। E10 का जो टारगेट रखा गया था उसे 5 मंथ पहले ही अचीव कर लिया गया है। अब इन्होंने जो टारगेट रखा है E20 का वो रखा है बाय द ईयर 2025। DFPD is facilitating capital investment through interest subvention scheme and allocation of excess feedstock diversion of ethanol production. All these efforts have led to ethanol production capacity to 923 crore लीटर पर एनम। DFPD ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एलोकेशन यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिससे इथेनॉल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, अब इथेनॉल की बात इतनी क्यों की जा रही है वो आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्यों इसे इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं। E10 क्या है? E10 is a low-level blend composed of 10% ethanol and 90% gasoline. It is approved by US Environmental Protection Agency for use in any conventional gasoline-powered vehicle. Ethanol is an oxygenate, meaning it adds valuable oxygen to the gasoline. More oxygen in fuel allow it burn more completely and cleanly. Ethanol is 35% oxygen by weight. क्या होता है यदि आप पेट्रोल में 10% इथेनॉल को यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली यहाँ पर और क्लीनली
बर्न हो जाता है, जिससे एनवायरनमेंट भी सेव होता है, प्रदूषण कम फैलता है। ठीक है, इसीलिए पेट्रोल में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। E10 का टारगेट पूरा हो चुका है, अब E20 को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में पता होना चाहिए। चलिए सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये आर्टिकल है, क्या है, जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कंक्लूड। जापान और इंडिया की यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसमें से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ये कौन सा एडिशन है, तो ये 6th एडिशन है। जापान एंड इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है और इसका नाम क्या है, GMEX 22, hosted by Indian Navy, concluded in the Bay of Bengal, with the two sides bidding farewell to each other with a customary steam post on 17th of September। ठीक है, क्या क्या यहाँ से पता किया हमने। जापान और इंडिया के बीच में होगा, 6th एडिशन है, GMEX 22 इसका नाम है, इंडियन नेवी के द्वारा कंक्लूड किया गया है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। Gross direct tax collection for the financial year 2022 to 2023 registered a growth of 30%। ठीक है, ये जो है बीच बीच में डेटा सारा आते रहता है, बट हमें जो रीसेंट का होगा वो लास्ट टाइम पे आपको याद होना चाहिए, ताकि उसकी जस्ट बाद जो भी एग्ज़ाम होगा आप लास्ट टाइम का जो डेटा है उसे प्रेफर करके अपना आंसर लिख सकें। ठीक है, तो ये बीच बीच में जैसे डेटा आता रहता है, अभी रिसेंट में इन्होंने सितंबर तक का पूरा डेटा शो किया है, 17 सितंबर का। तो इसमें ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जाए, 30% ग्रोथ देखने को मिली है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में यहाँ पर 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, एडवांस टैक्स कलेक्शन की अगर बात की जाए 2022-23 के लिए, तो वो यहाँ पर है 2,95,308 करोड़ एज ऑन 17 सितंबर। ठीक है, जिसमें 17% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। रिफंड एग्रीगेटिंग जो है वो 1,35,556 करोड़ है, करंट फिजिकल हायर बाय 83 ओवर द प्रिसीडिंग ईयर। ठीक है, रिफंडिंग जो है यहाँ पर 83% का इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है। अमाउंट वाइज यही चीज़ें अगर आप देखेंगे तो नेट कलेक्शन जो है वो 7,669 करोड़ है, कंपेयर टू 5,68,147 करोड़। लास्ट टाइम इतना था, अभी इतना यहाँ पर हो गया है 23% की ग्रोथ के साथ। ग्रॉस कलेक्शन जैसे कि परसेंट में अभी हमने देखा 30%, तो अमाउंट वाइज क्या है वो देखेंगे, 8,36,225 करोड़ हो गया है, कंपेयर टू 6,42,287 की कंपैरिजन में इतना हुआ है, 30% की ग्रोथ है। ठीक है, TDS की बात अगर की जाए तो 4,34,740 करोड़ है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है 77,164 करोड़ है। रेगुलर असेसमेंट टैक्स 20,080 करोड़, और माइनर हेड्स में जो भी टैक्स कलेक्शन हुए हैं वो 8,933 करोड़। ठीक है, तो टैक्स का सारा डेटा यहाँ पर है, जिससे कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है आप वहाँ पे रीसेंट का डेटा यूज़ करके अपने आंसर को एक अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ये भी बताई गई है, देयर हैज़ बिन अ रीमार्केबल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ITR जैसे कि फिर पहले जो किए जाते थे, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। अब जो है पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 93% वेरीफाइड यहाँ पर ITR हो चुके हैं अब तक। 468% का इंक्रीज़ इसमें इस तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर रिफ़ंड की बात यहाँ पर की जाए तो अमाउंट वाइज 1,35,556 करोड़ यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में है, 17 सितंबर तक। ठीक है, लास्ट टाइम की अगर बात की जाए तो 74,140 करोड़ था इसी समय में, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, तो उसके हिसाब से इसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है वो है
3% की, ठीक है। यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हैं, वो आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने से क्या होता है, उनका जो भी अमाउंट बनता है, कुछ अगर टैक्स काट लिया गया है जो नहीं काटना चाहिए था, तो वो भी रिफ़ंड फिर बनता है। तो वो रिफ़ंड में भी काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है, क्योंकि आईटीआर फिल किया जा रहा है तो रिफ़ंड भी ऑब्वियसली यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा डेटा यहाँ पर उसका बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेटा इसका हमें रीसेंट का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आईएफएससी अथॉरिटी का। एमएस एंड आईएफएससी टू परस्यू क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन। एक टाइप का यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ है एमएस और आईएफएससी के बीच में, ठीक है। फिनटेक इनोवेशन को लेकर ये अग्रीमेंट है। फिनटेक जो है आज की डेट में आरबीआई ग्रेड बी, इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम का डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है। इससे रिलेटेड जो भी करंट इवेंट होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इस एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि रिसेंट में आईएफएससीए ने किसके साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया है। प्लस इसको डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं यदि फिनटेक पर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो, ठीक है। तो फिनटेक कॉपरेशन एग्रीमेंट ये हुआ है। दिस agreement is a watershed movement that ushers in a fintech bridge to serve as a launchpad for Indian fintech to Singapore and लैंडिंग पैड फॉर सिंगापुर फिनटेक टू इंडियन, ठीक है। एमएस क्या है, ये सिंगापुर का है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। और आईएफएससी है, जैसे कि हमारे यहाँ का फिनटेक यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए। The possibility of the global collaboration on suitable use cases through a global regulatory sandbox in an existing opportunity for the fintech ecosystem। अब हम शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है एमएएस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इज़ सिंगापुर सेंट्रल बैंक, वहाँ का सेंट्रल बैंक है ये। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रेगुलेटर, वहाँ का पूरा फाइनेंशियल रेगुलेटर इसे हम कह सकते हैं। एज अ सेंट्रल बैंक एमएएस प्रमोट सस्टेन्ड नॉन इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द conduct of monetary policy and close macroeconomic surveillance and analytics. It manages Singapore's exchange rate, official foreign reserve and liquidity in the banking sector, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई काम करता है उसी तरीके से एमएएस हो गया सिंगापुर का बैंक, जो कि वहाँ का सारा फाइनेंशियल सेक्टर को ही कंट्रोल करता है, एक्सचेंज रेट को फिक्स करता है और सारा फाइनेंशियल डेटा हम कह सकते हैं, ठीक है। एमएस ऑल्सो वर्क विद द फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू प्रमोट Singapore as a dynamic international financial center. Is facilitate the development of infrastructure, adoption of technology and upgrading of skill in the financial industry, ठीक है। और आईएफएससीए क्या है वो हम देखेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये बनाया गया था। पर्टिकुलर इसकी जो लोकेशन है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, कहाँ है वो पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म कौन से एक्ट के अंतर्गत ये बनाया गया था, आईएफएससीए एक्ट 2019, ठीक है। ग्लोबली बेंचमार्क एंड डिज़ाइन टू इंश्योर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए से बनाया गया था। मेन चीज़ बस ये है कि फ़िलहाल आपको एग्रीमेंट इनका पता होना चाहिए, किस किस के बीच में ये हुआ है। आज के करंट अफेयर में केवल इतनी हमारी न्यूज़ है पीआईबी समरी की। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।